में हमारे इस मुल्क में कुछ ऐसी समाजी शख्सियात, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि लड़ रहे हैं कार्बन कंटेंट के साथ और प्लांटेशन कर रहे हैं और बेहिसाब उन जिनकी सोशल सेक्टर में खदमात भी हैं और अब वो प्लांटेशन करके आवाम को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो सीपी के सरबराह हैं, मुराद अली सोनीम का नाम है। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं रज़ाक परदेसी साहब हैं जो कि प्लांट मिलियन पाकिस्तान के सरबराह हैं और उनके बराबर में फैसल हमीद साहब है जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनियर हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहायत मुल्तमिस हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आएँ और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप जैसी समाजी शख्सियात को, सोशल एक्टिविस्ट को इनकरेज करें कि आप मज़ीद काम करें, क्योंकि आप अपने सरमाया जो है लगा रहे हैं, कौम की खातिर लगा रहे हैं, लोगों को अच्छा एक मुस्तकबिल फराहम कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है क्लाइमेट चेंज की वजह से बेशुमार आफात का शिकार होने वाली है आने वाले वक्तों में। और आपने हालिया सैलाब की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान को अरबों रुपए का इससे नुकसान हुआ। इसके पीछे ये है कि पाकिस्तान कार्बन इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि जितनी बड़ी उसको सज़ा मिल रही है इससे। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बराबर भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पर भी इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान को जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग इन मसाइल का शिकार हो रहे हैं, हमें फैसिलिटेट किया जाए और हमको कुछ फंडिंग्स दी जाए। तो मुराद अली सोनी साहब, आप माशाल्लाह से बिजनेस भी करते हैं और अब आप इस तरफ आ गए हैं प्लांटेशन की तरफ, तो आप बताएं कि आपकी तंजीम कैसे बनी, कब बनी, क्या आपके इनिशिएटिव्स हैं और क्या कुछ आप कर चुके हैं। देखिए, हमने आज से 3 साल पहले सीपी के कम्युनिटी पुलिसिंग फॉर कराची की बुनियाद रखी थी। तो उसमें हमने कराची शहर को जब सब सामने रखा तो हमने ये महसूस किया कि कराची के 3 बुनियादी चैलेंजेस हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। एक क्लीन, एक ग्रीन और एक सिक्योर नेबरहुड। तो उसमें हम क्लीन में हम इतना काम नहीं कर सके, लेकिन ग्रीन में हमने पिछले साल जो 2023 गुजर चुका है उसमें ये रज़ाक परदेसी साहब के साथ मिलके हमने तकरीबन 25,000 दरख्त हमने लगाए इस शहर में। इसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि इस दफ़ा जब हमने प्लान किया है वो हमने ये प्लान ये किया है कि एक दफ़ा मिलकर इस तरह का काम किया जाए कि 3 साल में हम दरख्त लगा के जो हमारा टारगेट है कि 1 मिलियन दरख्त लगाएं, ताकि इस शहर में जो है वो एक क्लाइमेट भी चेंज हो जाए। तो इस पर हम काम मतलब है कि शुरू किया है हमने, और इस पर हमने मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। वो आइडियाज़ क्या है? देखिए, आइडियाज़ है जिस तरह हम कर रहे हैं कि स्मॉल फॉरेस्ट जो है ना, अर्बन फॉरेस्ट स्मॉल, यानी 500 से लेकर 2000 कितनी एकड़ की जगह आप लेते हैं, कितने इसमें लगा? जी देखिए, इसमें जो है ना हमारा हर जो दरख्त है उसको 10 फीट का फासला चाहिए होता है। तो हमारा एक आइडिया ये है कि अगर हमें अगर 1 एकड़ का मिले और उसमें अगर हम 2000 दरख्त लगा दें तो एक अच्छा फॉरेस्ट हमारा बन जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें हम ये करते हैं कि 2 दरख्त को इस्तेमाल करते हैं। 2 दरख्त, एक सायादार भी है और एक फ्रूट वाला भी है। यानी 4 दरख्त हमने सायादार लिए, सायादार और फ्रूट वाला भी। अच्छा, वो तो फिर फूड फॉरेस्ट की उसमें आ जाता है। दोनों मिक्स करते हैं ना। देखिए, ये हमारा बचपन है जो गुजरा शहर में, उसमें परिंदे थे, आज तो सिर्फ कौवों के लोग मिल रहे हैं। अब तो इकोसिस्टम ही खत्म हो चुका है। हम ये कराची इवन इस मर्तबा साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं थी हर साल पाकिस्तान, पता है होगा आपके इल्म में, इस बार वो भी नहीं आई है। तो हमारा आइडिया ये है कि कराची में 50 लोकेशन हम चूज कर रहे हैं कि 50 लोकेशनों के ऊपर हम छोटे छोटे फॉरेस्ट जो है वो बनाए ताकि ये इसका क्लाइमेट कुछ चेंज हो जाए। 50 लोकेशन में छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाने का प्लान है। तो अब तक कितने आप 50 के अंदर कितने यानी कि हो चुके हैं अभी? इंशाल्लाह आप देखिएगा, अभी एक नहीं फेब के बाद, फरवरी के बाद आप स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत सारे किए, स्कूलों में किए हैं, कॉलेज में हमने बहुत सारी एक्टिविटी की है, अभी हम छोटी मोटी एक्टिविटी की है। तो ये बताएं आप मुराद अली सोनी साहब कि ये जो फाइनेंसेस है ये आपकी कोई दोस्तों की तरफ से कुछ म्यूचुअल फंडिंग होती है या आप अपने पास से सारा ये फाइनेंस कर रहे होते हैं? क्योंकि विदाउट फाइनेंस यू कांट डू एनीथिंग। देखिए, हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये यकीनन यहाँ के जो शहर के जो मुख्य हज़रात हैं जी, इसमें जो स्पेशल जो हमारे दोस्तों का एक दोस्त अहबाब का एक बहुत बड़ा सर्कल है। ये जिस तरह आप ग्रीन की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा सिक्योर नेबरहुड है। कराची के 8 थानों में हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहाँ पे हर कमांड कंट्रोल 5-6 मिलियन का है। अच्छा, तो वो 8 काम कर रहा है। और पहला कहाँ बना? सेंट्रल में तो नहीं बना? नॉर्थ नाजाबाद में। नॉर्थ नाजाबाद में, जी जी, नॉर्थ नाजाबाद में बना, अजीजाबाद में बना, नाजमाबाद में बना,
सुलझर बाजार में बना, मलिया सिटी में बना, लेकिन पहला नॉर्थ गाजियाबाद में बना था मेरे तो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। इसमें कोई सरकारी फंड नहीं है। रजाक भाई जैसे हमारे दोस्त हैं, और बहुत से राइल फतानी है, और बहुत सारे दोस्त, नाम लेना तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। नहीं नाम तो ले ताकि इनकरेज करें ताकि और दूसरे लोग भी। नहीं, कहने का मकसद है कि ये ग्रुप है हमारे खैर भी आए। हमारे पास 150 आदमी है, 150 बिजनेसमैन है जो हमें ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हम भी जो हमसे हो सकता है वो हम भी डाल रहे होते हैं, तो और ये काम चल रहा होता है। तो ये जो जितने प्रोजेक्ट हैं, तो इंशाल्लाह बस अब आप ये दुआ करें कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है कि कराची की क्लाइमेट को चेंज हम करें, और उसका जो इसका हल यही है जो हम कल हमारी रजाक भाई की और हमारे एक दोस्त है नईम भाई, हम सब बैठ के इसी बात पे डिस्कस किया कि इसका सिर्फ तरीका एक है कि कराची की 50 जगह पे आज हमने अल खैर ट्रस्ट जो है उनसे आज एक हमारा एमओयू साइन हुआ है, तो उसमें से उनका 10 जगहों पे। देखिए हमारा क्या मकसद है, पहली तो बात यह है कि समझने की जरूरत है कि हम पौधा नहीं दे रहे हैं, हम 5 फीट का दरख्त लगा रहे हैं। जब 5 फीट का दरख्त है और आपसे क्या तवक्को रखते हैं या लोगों से ये तवक्को रखते हैं कि पानी और देखभाल आप अपना जिम्मा लें। सही, दरख्त देना हमारा जिम्मा, मतलब वहाँ की कम्युनिटी से आप कम्युनिटी से। जी यही तो वो जिस अल खैर वालों का कि 10 लोकेशन हम आपको देते हैं, इसके अंदर जो है 2-2 हज़ार दरख्त लगाएंगे और उसमें पानी और देखभाल वो अपना जिम्मा ले रहे हैं। तो यही ऑफर हम सबको करते हैं कि जो भी अगर पानी और देखभाल का जिम्मा वो लेगा, चाहे कोई भी लोग, कराची शहरी हो, कराची किसी भी शहर में, तो हम इंशाल्लाह उसको दरख्त देंगे, बिल्कुल दरख्त देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा वैरायटीज कौन सी आपके पास, स्पेशीज कौन सी हैं? जी अच्छा, हमने जिस तरह मैंने कहा कि 4 सायादार हैं, जिस तरह इसमें मोरिंगा है जी, मोरिंगा है, गुलमोहर है, नीम है, सुखचैन है, ये 4 ऐसे दरख्त सायादार हैं। ये सायादार हैं, सही। और 4 फल देने वाले कौन से हैं? इसमें लाल बादाम है, अमरूद है, जंगल जलेबी है, और चीकू है। जी माशाल्लाह। अच्छा एक और चीज़ मुझे आप ये बताएं कि जैसे चीकू है, इसमें एक सफ़ेदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसका कोई है, कोई पेस्टिसाइड वगैरह का भी कुछ इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जो फलदार दरख्त होते हैं वो मुतासिर होते हैं, जी देखिए उनके लिए कोई प्लान है? मैंने आपसे क्या कहा पेस्टिसाइड कि देखभाल, देखिए ये चीजें मतलब आपकी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी, देखिए अगर कीड़ा लग जाता है, कुछ ऐसा मसला होता है, कोई अटैक होता है कोई, तो वो ख्याल करेंगे। देखिए इमरान भाई, जब हम आप बात करते हैं ना कि शहर हमारा है, तो हम एक ही बात करते हैं कि आपने इस शहर की ओनरशिप लें। ओनरशिप लेने का सिर्फ तरीका यही है सर कि आप अपने घर के बाहर का हिस्सा साफ करें, और एक दरख्त जो है ना आप ना लगाए, मैं देता हूँ ना आपको, हम देते हैं, हमें रजाक भाई हमारे ग्रुप दे रहा है आपको, आप दरख्त लगाएं, पानी दें, देखभाल करें। तो अगर आप पानी भी नहीं दे रहे हैं, देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, और आप बोलते हैं ये शेर मेरा है, तो ओनरशिप लेनी होती है। शेर ऐसे नहीं बनता, सही कह रहे हैं जी आप, तो शेर की ओनरशिप आप लेना, तो ओनरशिप का ही जो आप कह रहे हैं देखभाल का हमारे इसी में। बल्कि हमारी जो सियासी कायदे आप सबके इल्म में होगा कि जो पौधा लगाना और जो प्लांटेशन और ये सब सिलसिला था, ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट पाकिस्तान में बना है, और हर सियासतदान और माजी में आपने देखा होगा कि वो दरख्त लगाते, उसके बाद वो दरख्त का पता ही नहीं होता है कि वो है भी या नहीं है। उसके बाद देखिए इमरान भाई 50 साल से हम लोगों ने बड़े बड़े दावा किया, हमने 4 अरब, हमने 5 अरब, हमने 1 अरब दरख्त लगाने का लोगों का मोटिव मैनिफेस्टो रहा, सियासी मैनिफेस्टो के अंदर, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। 50 साल से हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। ना हमको सियासतदान है, ना हमें कोई गवर्नर बनना है। मैं आपको बता रहा हूँ जनरली जो इस मुल्क में एक सिलसिला चल रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट बन गया दरख्त लगाना। इमरान भाई मैंने इसीलिए कहा कि आज 50 साल से काम कर रहे हैं ना, अब हम 65 साल के हैं, हम तो आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी से पूछ, हम सियासत में जा ही नहीं रहे। हमारे काम है कि सामाजिक नहीं, सियासत में आप आए, आप ये ना कहें। देखिए जब आप स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं, जब आप ओनरशिप की बात कर रहे हैं, तो आपने सियासत में भी आना है। सियासतदान भी जो होते हैं वो मुल्क की खिदमत करने का, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट लोगों का गलत है सियासत के बारे में। सियासत का मकसद ये नहीं है कि खुद अपना घर बनाना या अपने इंटरेस्ट की खातिर काम करना। सियासत का मकसद है अवाम की खिदमत भी। देखिए उतनी काबिलियत हमारे में है नहीं। जब आप अवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं आप, तो इमरान भाई अच्छा काबिलियत नहीं है आपकी, सियासत वाली काबिलियत नहीं है, सियासत वाली हमारे पास बिल्कुल ये कहेंगे पाकिस्तानी सियासत करने की काबिलियत सलाहियत नहीं है, आप ये कहें, ये कह सकते हैं आप। मैं कह रहा हूँ हमारी सियासत वाली काबिलियत नहीं है। हमारी काबिलियत क्या है कि हम किस तरह लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, वो हमारी काबिलियत है, जो कोशिश करते हैं कि हम उसको उस तक पहुंचाएं। मैं तो चाहता कि आप मासेस को रिलीफ देते सर, वो बस जितना आदमी को उतना करना चाहिए जितना इसके गंदे बर्दाश्त करे। चलिए रज़ाक परवेज़ साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि जनाब आप जो ये मोटिव है, आपका इनिशिएटिव है, ये कैसे आपके जहन में ख्याल आया, क्यों आया, क्या वजूहत थी जो आप इस तरफ आए?
तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, एक तो आपने इनवाइट भी किया और माशाल्लाह मुराद भाई की जो बात नहीं आप लोग को इनकरेज कर रही हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, हमारा जो देखिए तो मिशन है, ये मिशन ऐसा है कि हर इंसान का होना चाहिए, हर इंसान को अच्छी हवा और अच्छा माहौल चाहिए होता है। मैं तकरीबन 30 साल के करीब मैं बाहर अफ्रीका में अपने बिजनेसेस में रहा, स्कूलिंग के एजुकेशन के बाद, और फैमिली बिजनेस में रहा। तो मैं अफ्रीका में रहता था तो वहाँ फैमिली बिजनेस आपका एजुकेशन? जी, फैमिली बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस है। एजुकेशन? नहीं, एजुकेशन करने के बाद में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया मैंने। तो हमारे बिजनेस अफ्रीका में इंडस्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसके अलावा अपना और रियल एस्टेट का काम भी है। तो पाकिस्तान और वहाँ पे दोनों जगह काम थे। तो मैं अक्सर ये अफ्रीका में रहते तो वहाँ तो माशाल्लाह ग्रीनरी भी अच्छी है, तो वहाँ भी मैंने प्लांटेशन काफ़ी टाइम से कर रहा था। एक टाइम आया जब पाकिस्तान मूव होने का टाइम आया कि वालदा की सेहत रहती थी, तो मैं जब पाकिस्तान रिलोकेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा काम करो अपने मुल्क के लिए जिसका फ़ायदा पहुँचे। आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो आगे जो हमारी जनरेशन आएगी चाहे कोई भी हो, हमारे ही बच्चे हैं ना, तो मुल्क के लिए। तो मैंने सोचा यार एक मिशन लेके जाओ ताकि आप अपने एंड से आप अपने कम्युनिटी को कुछ ऐसा करके दे जाओ कि आज से 40 से 50 साल के बाद लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा हो। तो वो सोच के साथ पाकिस्तान में मैंने दो मिशन लिए थे, उसमें एक मिशन ये भी था कि ग्रीनरी करनी है, पाकिस्तान में प्लांटेशन करनी है। तो मैंने अपने इस मकसद से आपने अच्छा, तो आपने प्लांटेशन की ही तरफ ही सोचा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे शोबों को आप जैसे मुखिर हजरात की ज़रूरत है, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, तो ये शोबों के बारे में भी कभी आपने सोचा? हम शोबों में भी काम हम पाकिस्तान आते थे तो हमें ये रिग्रेट होता था कि यार यहाँ पे तो सांस कैसे ले आदमी, दुनिया भर में घूमे ना। अब उस शहर से जहाँ हम आते हैं वहाँ घर के बाहर हर तरफ ग्रीन है सब, तो दिल होता था कि यार हम कराची में रहते तो हमारे इलाकों में, हमारे मुल्क के अंदर भी लोगों के लिए फैसिलिटी होती है। बाकी सारे इदारे अपनी जगह हैं, और मुझे तो इतनी नॉलेज भी तब नहीं थी कि इतना काम यहाँ पे नीड है। तो पाकिस्तान मूव हुआ तो इतना वेलफेयर का काम जो कराची करता है मैंने पूरी दुनिया में नहीं। जी बिल्कुल, उन मुखिर हजरात के लिए हमको उनकी अज़मत को सलाम के वो कराची और ख़ास तौर से मेमन कम्युनिटी को मैं उनकी ज़रूर आज तारीफ़ क्या बल्कि तारीफ़ के काबिल हैं वो लोग कि वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। और पाकिस्तान जो है दुनिया के उन चंद ममालिक में उसका शुमार होता है जहाँ बहुत ज़्यादा जो है चैरिटी की जाती है। मैं आपको सेकंड करूँगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस जो देखा शुरू में आने के बाद से, जो भी काम में मैं घुसता था, कोई चीज़ देखता है, कोई प्रॉब्लम देखिए, हर आदमी बेचारा प्रॉब्लम लेके आता है, तो पीछे जब वेलफेयर इदारा देखता था तो मेंबर निकलता था, तो एक इंस्पिरेशन होती थी कि यार कमाल है हमारी कम्युनिटी ये काम करी। आप बिलीव नहीं करेंगे 5-5.5 साल में अभी तक मैं हैरत में आता रहता हूँ। बड़ा कमाल है, ये अल्लाह का करम भी है मेमन कम्युनिटी पे कि उन्होंने इस चीज़ को अपना एक मिशन सिस्टम बना लिया। हर शख्स अपनी तरफ से अपने लोगों के लिए, मुल्क के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, इतनी सारी आपकी जमातें, हालारी जमात और 58 जमात और ये बाटवा जमात, उन सब की अपनी अपनी चैरिटी अपने लेवल पे वो कर रहे होते हैं। बकायदा पूरा एक ट्री है, यानी कि एक समझ लें उन लोगों का बना हुआ के जो काम कर रहे हैं। 50 मैं कुतियाना जमात से बिलोंग करता हूँ। कुतियाना हॉस्पिटल कराची के अंदर खारादर की तरफ है। जी बिल्कुल, और उस एरिया के अंदर उधर से मुस्तफीद होते हैं डेली के 5-5.5 हज़ार डेली का लोगों का टर्नओवर है वहाँ को, और इतना बड़ा वेलफेयर का वहाँ काम होता है। इवन वहाँ से अफगान और दूसरी जगहों से भी लोग आते हैं, ये दोनों खारादर जनरल अस्पताल में भी और कुतियाना में भी, दोनों अस्पतालों में बाकायदा से लोग आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जनाब कि आप लोग इस मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा लेकर आप पाकिस्तान वापस आएँ और इस मुल्क के लोगों की आप जो है वो खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताएं कि यहाँ आने के बाद आपको कुछ महरूमी का या कुछ कंपैरिजन आपने किया होगा साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान से, तो क्या आपकी फीलिंग्स रही हैं यहाँ के माहौल देखने के बाद? मैं आपको एक बात बताऊँ, महरूमी तो मेरी उसमें है ही नहीं, फितरत में नहीं है। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। नहीं, आपने ये सोचा होगा ना कि हमारी कौम क्यों महरूम है इस चीज से? देखो कमी दिखती है, देखिए ये क्यों चीज नहीं, कमी दिखती है तो उसको सही करने के लिए हम कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं आप जी, जैसे हमारा बच्चा है, 4 बच्चे हों, एक बच्चा बीमार रहता हो, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम समझते हैं कि कराची इस वक्त बीमार है, कराची से पूरे मुल्क को आप देखें और सिंध को देखें, कराची को देखें, तो आप खुद भी देखेंगे कि सिंध से थोड़ा आगे जाएंगे तो अलग पाकिस्तान है। सर सिंध से आगे नहीं, आप कराची में भी जाएंगे तो यहाँ पे बहुत पाकिस्तान देंगे। आपको डिफेंस में एक अलग पाकिस्तान मिलेगा, एक औरंगी टाउन में अलग पाकिस्तान, नाजाबाद में अलग पाकिस्तान, लियाकताबाद में एक अलग पाकिस्तान। यहाँ पर भी जो है ना, मैं जनरल आपको कह रहा हूँ, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मेरा जो था ना टारगेट ये था कि
मैं अपने हिस्से का काम करके जाऊँ। सही है जी, वो मैंने अपनी एक छोटी सी सोच रखी कि मैं बिस्मिल्लाह करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त से शुरू किया था, माशाल्लाह। तकरीबन 4 साल में 1.25 लाख दरख्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी में लगाए। जी जी। अब फिर हुआ ये कि सीपीके के साथ आपका एक हवाले से मीटिंग हुई और नहीं, इन्होंने कहा कि यार ग्रीन पाकिस्तान ठीक है जी। परदीप साहब, तो अभी सब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर फैसल हमीद साहब से बात करेंगे। आप सेंट्रल का शोबा जो है, सॉरी जिला जो है, जिला सेंट्रल यानी वो आप देख रहे हैं, जो कि कुछ दिनों पहले मैंने देखा था बहुत ज़्यादा तबाहली का शिकार रहा था, बहुत बुरा हाल रहा था कि कोई हमें बुलाता भी था ना कि जी नॉर्थ नाजाबाद पे शादी वाले हो, तो हम लोग बोलते यार नॉर्थ नाजाबाद की शादी नहीं यार, सारे रोड टूटे हुए यार, नहीं कहाँ कर रहे हैं, बोले क्या करें, सबसे बड़े शादी हॉल वहीं पर, घर भी हमारा उधर वहीं पर ही। तो आपने इस ज़िले के लिए क्या क्या काम आप खिदमत अंजाम देते रहे हैं, ये बताएं आप। तो इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, फर्ज बनता है हमारा फैसल साहब। मैं असल में नॉर्थ नाजाबाद की ही पैदाइश हूँ और शुरू से जब आंख खोली तो नॉर्थ नाजाबाद को जिस तरीके से देखा और जो हाल में वो पहुंच गया। नॉर्थ नाजाबाद पॉश एरियाज में शुमार होता था, बहुत प्लान और एक अपने कहते हैं ना कि एक मिडिल फैमिली के लिए एक पॉश इलाका वो था। और फिर हम कुछ अल्लाह पाक ने अपने जिम्मेदारी भी दी, इस काम के लिए भी चुना कि कुछ अपने एरिया के लिए, नॉर्थ नाजाबाद के लिए जो है वो काम करें। तो उसी वक्त फिर मुराद सोनी साहब से भी मुलाकात हुई, जो पहला सीपीके का प्रोजेक्ट जो नॉर्थ नाजाबाद में अपने वो लगा, तो सिक्योरिटी का जो जी कैमरे का, तो वो अपने जो है मुराद सोनी साहब के साथ ही हमने जो है वो, क्योंकि मैं कम्युनिटी जो है वो लेके चल रहा हूँ नॉर्थ नाजाबाद अपने क्या नाम है टाउन रेसिडेंट अलायंस के नाम से, तो वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। तो वो उसी वक्त से हमारा अपने क्या नाम है एक साथ था और ख़ास तौर पे मुराद भाई का यही रहता था कि यार सेंट्रल को ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि सेंट्रल जिस हिसाब से प्लान किया गया था उसमें जो अपने टाउन्स हैं, जो वहाँ पे इलाके हैं, वो रखी इसी अपने बुनियाद के ऊपर थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी फैसिलिटीज। तो मैं एक मिनट अपने कॉलर से यासिर दरिया साहब से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम यासिर दरिया साहब। जी सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है यासिर दरिया साहब। ये बताएं कि आज हम प्रोग्राम करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। आज हमने अपने प्रोग्राम में कराची की उन शख्सियात को बुलाया है जो वाकई में कराची का सही मायने में दर्द रखते हैं और प्लांटेशन कर रहे हैं। तो आप कोई कराची की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तो रोशनी डालेंगे कि आपने ब्लू कार्बन और अर्बन फॉरेस्ट मैंग्रोव के लिए आपने काफ़ी काम किया है, तो कुछ ज़रा बताएं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है इस वक्त कराची की। जी हाँ, कराची जो है वो एक ऐसी जगह पे वाक़े है कि एक तरफ जो है वो सहरा है, डेजर्ट है, बिल्कुल बलूचिस्तान की साइड समझ लीजिए। अच्छा जी। एक तरफ समंदर है और तीसरी तरफ जो है ना वो मैंग्रोव्स हैं। जो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं वो आप समझें कि उनकी मुस्तकिल कटाई हो रही है और वो बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी। और वो जो जंगल है वो इतना बड़ा और गहरा घना जंगल है जो इंडिया के बॉर्डर तक जाता है, लेकिन ये डेल्टा जो है ये आप समझें कि जिसको कहते हैं कि ये इस जंगल की मौत वाक़ई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और एक तो ये मसला है। दूसरी तरफ ये कि शहर के अंदर जो है जितनी ग्रीन स्पेसेस होनी चाहिए, ग्रीन स्पेसेस से मतलब ये है कि खाली पार्क ना हो बल्कि उसके अंदर दरख्त भी हो। दरख्त अगर दरख्त आप बहुत सारे एक जगह में लगा दें तो उससे क्या होता है कि न सिर्फ आपकी जमीन बेहतर हो जाती है, उसमें पानी भी रुकता है, और बल्कि आपके चिड़िया, आपके जानवर जो है ना, एक तरह से नेचर जो है ना इकोसिस्टम रिवाइव हो जाता है आपका, उसको वापस ले आते हैं। तो आप पूरे, लेकिन अलग से अगर सिर्फ 4 दरख्त लगा देंगे तो उसका कम फायदा है। अगर आप 100 दरख्त, 1000 दरख्त, 1 एकड़ पे दरख्त लगा देंगे बहुत सारे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। ठीक, सही है। तो अब ये बताइए कि ब्लू कार्बन के हवाले से आपकी क्या जानकारी है और क्या कुछ आप इसमें दरियाफ्त कर चुके हैं कि हो क्या रहा है ब्लू कार्बन के हवाले से? जी हाँ, जी हाँ, हमने अभी एक्सपर्ट्स को बुलाया था, जो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं। उसके अंदर रियाज बगन साहब को भी बुलाया था जो कि चीफ कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट के, सिंध के। और ये बहुत बड़े 2 प्रोजेक्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका नाम है DBC यानी डेल्टा ब्लू कार्बन। अब इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि ये क्लाइमेट
जो कॉप वगैरह होती रही है ना, सो उसके अंदर क्लाइमेट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, सो उसका आप समझे कि दिल जो है ना वो यही है कि क्योंकि ये हमारा डेल्टा और इसके जो मैंग्रोव्स हैं ये बतदरीज ये खराब तर होते चले जा रहे हैं। हालांकि इसमें बड़े स्केल पे प्लांटेशन हुई भी है और उसमें भी कुछ सवालात हैं, लेकिन प्लांटेशन हुई भी हैं और वो उस पैसे से हुई है जो कि इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के अंदर आया है। अच्छा और ये पैसा जो है ये कार्बन क्रेडिट्स कहलाते हैं और उसका मकसद ये होता है कि जहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जहां पे कि डेल्टा मिसाल के तौर पे मुस्तकिल उसका हाल यानी बदतर होता जा रहा है, उसकी मेन वजह तो ये है कि दरिया सिंध में ऊपर से पानी कम आता है क्योंकि वहां पे डैम्स वगैरह जो है वो ज्यादा बनाए हैं हमने पिछले दिहाइयों में, तो सिंध में पानी कम आता है, उसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका के जो इंडस डेल्टा है वो खराब हुआ है। उसके अलावा आप समझे कि मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे किए हैं, उनके ऊपर जमीनें दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल की हैं, रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल हो गई जमीनें, आपस में डिपार्टमेंट रिवराइन फॉरेस्ट खत्म हो गए रेवेन्यू के और फॉरेस्ट के। अच्छा, फॉरेस्ट वाला जो है ना वो वैसे तो जरा कमजोर डिपार्टमेंट है, लेकिन क्या है कि अब ये जो कार्बन वाली स्कीम्स आई है ना, तो इसमें पैसा डायरेक्टली वैसे तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पास आता है, लेकिन अब ये आप समझे कि एक लाइन लगी हुई है इंटरनेशनल लोगों की जो कि इसमें पैसा डालने के लिए तैयार है। अच्छा जी। और उसका मकसद ये है कि जो क्लाइमेट चेंज से नेगेटिवली इफेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें हमारा कोस्टल एरिया भी आता है, जी बिल्कुल, उसको सी इंट्रूजन हुई है जनाब कोस्टल एरियाज में आपके बहुत ज्यादा। जी कहीं आसिफ दरिया साहब कहीं जी दोबारा कहिएगा। मैं कह रहा हूँ सी इंट्रूजन का अमल हुआ है ना, कि वो पानी जो था समंदर का वो आ गया हमारे रिहायशी इलाकों में। जी हाँ, सो सी इंट्रूजन की बड़ी वजह यही है कि दरिया सिंध में पंजाब से पानी नहीं आता, और दूसरी वजह यह है कि सी लेवल राइज क्लाइमेट चेंज की वजह से। जी। और आप यूं समझे कि उसके अंदर सीवियर वेदर की बात हो रही है, यानी कि उसमें हीट भी शामिल है, हीट भी शामिल है, गर्मी भी ज्यादा हो रही है, सर्दी भी ज्यादा हो रही है, यही ना। जी हाँ, और फिर दरख्त की कटाई भी बहुत ज्यादा हो रही है इसकी वजह से। अब मिसाल के तौर पे गैस नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो वो फिर दरख्त कटने शुरू हो जाते हैं। हो रहे हैं जनाब, दरख्त कट रहे हैं, काट रहे हैं लोग, बिल्कुल जी तो काट रहे हैं लोग जनाब, दरख्त कट रहे हैं जनाब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये जो कुरंगी वाला जो रास्ता है, जो नदी वाला एरिया है, वहां पर लोग जो हैं इब्राहिम हैदरी के मैंने देखा है, लोग वहां आके जो बेचारे काट रहे होते हैं दरख्त। क्या करें, उनके पास नहीं है गैस, तो वो यही करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, आप इजाजत दें तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे ज्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी PMSA, और फिर वहाँ पे बेसिस भी हैं, और फिर ये कि आप समझे कि क्रॉस करके आगे थोड़ा सा पोर्ट कासिम भी है। तो इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी जो है ना वो ये हमारी फोर्सेस के पास है। तो उसके अंदर से कटाई कैसे हो रही है, तो ये एक पूरी माफिया अंदर बैठी हुई है अनफॉर्चुनेटली, जिसको कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यासिर दरिया साहब आपका, आपने प्रोग्राम में हमारे ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का इजहार किया और कुछ अपने अच्छी सजेशन दी। हम ज़रूर पाकिस्तान मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी वालों को फॉलो करेंगे कि वो वाकई में इस कटाई को, इस मैंग्रोव को, जो डिफॉरेस्टेशन का अमल तेज़ी से जारी है, इसको रोका जाए। बहुत शुक्रिया यासिर दरिया साहब आपका। तो अब मैं आपसे कहूँगा परदेसी साहब, आप ज़रा कुछ बताएंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं और क्लाइमेट एक्शन चेंज के नाम से उन्होंने लैब भी बनाई हुई है, तो इन्होंने आपको मौजूदा सूरत बताई कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत चल रही है कराची की, वो ये चल रही है। देखिए, इन्होंने जो टॉपिक्स उठाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे जो पानी के बहाव को वो कंट्रोल करते हैं, पानी, क्लाइमेट, इकोसिस्टम को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ साथ ये जो बात कर रहे हैं इसकी कटिंग हो रही है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो काम तो ये बेहतरीन कर रहे हैं जो ये चीज़ें बताई हैं। इन चीज़ों के लिए तो काम करना ही पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स को सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, हम स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट को या जितने भी ये इदारे इन्होंने मेंशन किए उन तक रीच होनी बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर सोशल कैंपेन चलनी चाहिए ताकि इनके साथ बैठ के बात हो सके। सारे सोशल एक्टिविटीज और स्पेशली इन्वायरमेंटलिस्ट इनके साथ बैठ के इसकी सीरियसनेस को बताएं, क्योंकि जो माफिया इनके साथ पीछे काम कर रही है अगर है तो
तो उनको अगर वो खुद नहीं रोकेंगे तो अपने मुल्क को क्योंकि तबाह मैं आपको बताऊं कि आप तो दरख्त लगा रहे हैं, दरख्त लगाने का आप काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये भी जिम्मेदारी होती है, हम पर आयद होती है कि जो लोग दरख्तों को काट रहे हैं तो उनको भी जो है वो रोका जाए कि जगह जगह से अब जो है ये आप देखें काम जो है ना, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें मैं थोड़ा एडिंग करना चाहूंगा। ये काम जो है ना वो हुकूमत वक्त का होता है, सही है ना? आपकी बात सही है। बात ये है कि यहाँ पे आप कोई भी मास ट्रांजिट लेकर आ जाएं, कहीं भी कोई और अपने वो प्रोजेक्ट लेके आ जाएं, आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये इसी चीज के ऊपर होता है कि आप जो है ना वो दरख्त काटो। अब जो कराची के डायनेमिक्स है, कराची की जो आपने मास ट्रांजिट की बात की तो आपको पता ही होगा जब ये ग्रीन या बस सर्विस शुरू हुई तो क्या असर किया गया शहर सेंट्रल का, जो अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है उसका हाल जो बुरा हुआ है, वरना तो वो पूरा ग्रीन होता था। अब बात ये नहीं कि कराची के डायनेमिक्स, कराची के आप समझ नहीं रहे ना कि ये आप किस तरीके से जो है इसको आप आगे लेके जा सकते हैं। टॉप बेस्ट सिटी से आपने वर्स्ट सिटी कर दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आपने जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये इसमें जो है बहुत अपनी चीजें शामिल है। और ये जो प्लांटेशन है ना, प्लांटेशन से आपकी क्लाइमेट, आपका वेदर, आपका जो ये पानी का मसला रहता है, ये सारी सब चीजें कि अब आप क्या कि पानी है नहीं, आप देखें किसी भी एरिया में पानी नहीं है, अब आप बोरिंग कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है ना वो खून निचोड़ रहे हैं आप अपने जमीन का। तो बात यह कि पानी उसको आप दे नहीं रहे हो जमीन को, आप उसका खून निचोड़ रहे हो, तो क्या हाल अशर होगा। सेंट्रल की अपनी, मैं इसमें आपको बताऊं कि सेंट्रल की जो अपनी एक जो इंपॉर्टेंस है ना, एक वैल्यू है, वो बहुत ही ज्यादा अपने इस तरीके से, क्योंकि ये आपका जो बैक साइड का एरिया पूरा, आप यहाँ पे आप अब अक्सर अगर आपने कभी होगा तो ये होगा कि अगर नॉर्थ कराची में बारिश हो रही है तो नाजमाबाद में नहीं हो रही, सही है ना। फिडेलबी एरिया में बारिश हो रही है तो पता चला आप जो है वो अपने नाजमाबाद में बारिश नहीं हो रही। इसकी वजह यही है। और फिर ये है कि आपको इंडस्ट्रियल जोन एक नॉर्थ कराची का लग रहा है, एक अपने क्या नाम है फिडेलबी एरिया का लग रहा है। यहाँ पे आपके बड़े बड़े मॉल्स हैं, यहाँ पे आपके क्या नाम है हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ के आपके सारी सब चीजें पूरी हर तरीके से एक पोश इलाका यहाँ पे है। लेकिन क्या किया कि इसको फिर अपने लोगों ने एक तो ओन भी नहीं किया, और फिर खास तौर पे आप इसको सियासी ले लो या कोई और वजूहत ले लो, आपने जो है ना इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो हमारी कोशिश तो यही है, हम तो उस कोशिश ही कर सकते हैं जो कि हम अपने यहाँ पे हम दरख्त लगाएं और उसको लेके चलें। अभी हमने जो है इसका बाकायदा टूर आपने क्या नाम है 2024 की हमने इब्तिदा कर दी है। अभी हमने पिछले दिनों जो है हमने यूनिवर्सिटी में, मुकामी यूनिवर्सिटी में, वहां से हमने जो इसका आगाज कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला ये है कि इसको बहुत जल्द जो है ना खास तौर पर सेंट्रल को हम इस तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि हमने एक मॉडल दिखाना है, एक डिस्ट्रिक्ट मॉडल दिखाना है। और उसको मुराद सोनी साहब की अपने हिदायत पे, रजाक भाई की अपनी हिदायत पे सेंट्रल को जो है ना हम मॉडल बना रहे हैं, ताकि फिर उसको और इसी हमारे 3 साल में जो है ना हम लेके जाएं और बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी इंशाल्लाह। तो जिला इंतजामिया, डीसीज वगैरह, ये टाउन नाजिम वगैरह, वो आपके साथ खड़े होते नहीं खड़े होते, आते नहीं आते। और एक जमाने मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर आसिम हुसैन साबिक वजीर तवानाई जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी सेंट्रल के अंदर काम करवाने की कोशिश की थी, और प्रेस क्लब भी आए तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि भाई ये मेरे प्लान से इतने मैं पार्क जो है वो आबाद करूंगा। देखिए हमारे लिए तो क्या है कि जो कोई भी हमारे इस मिशन में हमारे साथ आएगा, हमारे लिए वो जो है ना सबसे बढ़ के। और कहीं पे भी किसी भी इदारे ने हमें जो है वो ये नहीं कहा कि नहीं यार आप क्या कर रहे हो, ये हमारा काम है हमें करना। उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने हमें जो है वो अपने क्या नाम है इस चीज का अपने जो है वो बताया है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इलेक्शन के आपको पता है कि अपने मामला चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद जो है ना हमारी आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला काम तेज हो जाएगा। सेंट्रल में क्या तो पूरे कराची में मुराद साहब का पूरा प्लान है, फुल फ्लैश इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चरिंग बताता हूं। देखिए प्लांट लगाना, आप जैसे आपने पहले बात की थी कि शो के लिए लोग लगाते हैं कि पॉलिटिकल गेन, ये पब्लिसिटी स्टंट बन चुका है पाकिस्तान में। हमारी एक स्ट्रेटजी बताता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या विजन के साथ हम करते। देखिए हमारा विजन क्या है, हमारा विजन ये है कि एक कंसोर्शियम बने, एक कम्युनिटी बेस्ड कंस्टिट्यूशन बने। इसका जो सिस्टम ये है कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को हम इस पे मोटिवेट कर रहे हैं। दूसरा ये कि प्लांट्स खाली लगा नहीं रहे, हम जिनके साथ प्लांट लगाते हैं पहले हम इनके साथ एक बाकायदा एमओयू साइन करते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट उनकी हम पूरा चेक एंड बैलेंस करते हैं कि ये लोग वाकई इस कैपेसिटी पे है कि नहीं, बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं। उस एमओयू में इनके साथ बाकायदा रिटर्न होता है। फिर हमारी टीमें बनी हुई है। टीमों का काम क्या है कि पहले एरिया का सर्वे करेंगे,
कि आया उस एरिया में किस तरह की स्ट्रेटजी पे लगेंगे, कितनी जगहों पे लगेंगे, आया वो पानी वहाँ देते हैं कि नहीं, सारा चेक करने के बाद लॉजिस्टिक वाले देंगे। इसके बाद जब हम लगाते हैं उसकी टैगिंग होगी, कौन से दरख्त कहाँ लगे, इसकी बाकायदा एक टीम इसकी काम कर रही होगी। हमने दरख्तों पे कोई आप मार्किंग वगैरह करते नहीं करते कुछ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये आपके ज़हन में रहता है कितने दरख्त लगाए, तो आप काउंटिंग वगैरह कुछ तरह हम इसके चेक एंड बैलेंस कुछ तरह का है? हमारा क्या सिस्टम है, मेरा और हम लोग की टीम का, कि हम क्या चाहते हैं कि हम कम्युनिटी में स्टेक होल्डर्स को लेके आए। अब फॉर एग्जांपल सेंट्रल के हैं। अच्छा, आपकी मेमन कम्युनिटी को इस तरह का काम किया कि वो कोई ओनरशिप ली इस तरह की प्लांटेशन करने की? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए हम देखिए मेरा तो एक मिशन है कि सस्टेनेबल करना है। चलिए दोस्तों, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर मुराद अली सोनी साहब से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कि अच्छा देखिए मुराद अली सोनी साहब, आप तो कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह का सारा, तो आप कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं कि जो लोग दरख्त काट रहे हैं बड़ी तेज़ी से, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका दिल चाहता है वो दरख्त काट देता है, तो इस पर कोई इफेक्टिवली कोई गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया जाए कि भाई ये पुलिस जो है वो अलर्ट रहे हर इलाके की, और कोई दरख्त काटता नजर आए तो उसे गिरफ्तार किया जाए, इस तरह कुछ करवा सकते हैं? हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया ना, तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि डीजी पार्क है जी, डीजी पार्क से एक एमओयू साइन किया। उसके अंदर इनके जितने डिप्टी डायरेक्टर थे वो उन्होंने हमें दिए। उन्होंने हमें 30 पार्कों की लिस्ट दी कि आप यहाँ लगा सकते हैं। और हम क्योंकि जब लाख दरख्त की बात कर रहे हैं, तो ये उनका शुक्र है कि जो उन्होंने कहा, उन्होंने हमें एक नर्सरी पूरी दे दी कि आप जितने आपके प्लांट आ रहे हैं आप वहाँ पार्क करें, इसकी देखभाल भी कर रहे हैं। देखिए होता पता है क्या है कि ये जब दरख्त लग रहे होते हैं ना, देखिए अब जिस तरह रज़ाक भाई ने कहा, हम एक्चुअली हुकूमत तो नहीं है ना, हमारे कोई से असर सुख हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, बात तो आपकी सही है। लेकिन होता क्या है, देखिए इसका फर्क क्या पड़ता है, एक कम्युनिटी प्रेशर आता है। देखिए जब आप लगा रहे होते हैं ना, तो देखिए प्रेशर ग्रुप से काम होते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में प्रेशर ग्रुप से काम होता है। तो बेसिकली दरख्त लगाने का जो प्रेशर है ना, फिर वो काटने वाला शर्मिंदा ही होता है। फिर वो जब देखिए, जब एक हम 2-5 दरख्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों दरख्त की बात कर रहे हैं। जब वो लग रहे होते हैं, और ये देखिए ना, आज जनवरी है, जनवरी में भी हमने लगाया, फिर से इलेक्शन गुजर जाए तो बाकायदा हमारा आप मुझे बताइए, हर महीने अगर दरख्त लग रहे हो, आपके पास रिपोर्टिंग आ रही हो, तो काटने वाला शर्मिंदा ही होगा। और दूसरी बात है, हुकूमत के पे प्रेशर आएगा कि यार ये लगा रहे हैं, ये कट रहे हैं। तो देखिए हम क्या कहते हैं कि जो काटने वाले हैं, ये उनको सोचना चाहिए। देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए जी। इस शहर में हमने जिस तरह मैंने कहा ना कि सीपी के लिए 2 फोकस रखे हैं कि इस शहर में कैमरे लगाने, इस शहर में दरख्त लगाने, इसके अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो जिस तरह हम दरख्त लगा रहे हैं, जिस तरह रज़ाक भाई हमारे साथ हैं, ताबानी के जो हमजा ताबानी ग्रुप है वो हमारे साथ है माशाल्लाह। तो हमारा ये फोकस है कि कम्युनिटी प्रेशर आएगा ना, जिससे तो ये सब जो चीजें को सबसे बड़ी बात है कि ओनरशिप की हम लोग ओन नहीं करते चीजों को। ये बुनियादी बात मैंने आपसे कही। बड़ा मसला ये है कि आप जो है ना, वो हमारे मोहल्लों से वो गटर का ढक्कन लेके जा रहा हूँ, तो हम उससे देखिए नहीं सर रोके, एक लेके जा रहे हो। मैं आपकी बात को थोड़ी सी मैं ये बता रहा हूँ। इस कराची में हम 1000 से ज्यादा कैमरे लगा चुके हैं, जदीद कैमरे लगाए। इस 3 साल में हमारा एक कैमरा चोरी नहीं हुआ। अच्छा, कम्युनिटी ने ऑन किया। कम्युनिटी ने ऑन किया। जब कम्युनिटी ऑन करेगी तो दरख्त कैसे कटेगा? देखिए आप और में जाएंगे कि हम दरख्त कट रहे हैं, जब लोकल कम्युनिटी और खड़ी होगी, एक कैमरा चोरी नहीं हुआ, लोग हैरान हो गए तुम्हारा कैमरा चोरी नहीं हुआ, क्योंकि भाई उनके पैसे लगे हुए। और बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं कि कराची में एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, बड़े अरसे से वो चल रहा है, उसकी फंडिंग भी हो रही है, इधर उधर से बजट भी बन रहा है, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। जब कभी आई देखे ना स्ट्रीट क्राइम के क्या हाल जी, है, स्ट्रीट क्राइम के जब उसी तरीके से ये भी एक क्राइम है। आप पता है, एक जानदार है, ये एक मखलूक है, ये सांस लेती है, ये जो है हमें सांस देती है, ये दरख्त जो है इसे काट देते हैं, ये एक कत्ल है। ये मेरा तो ये है, मैं अभी इन लोगों से यही बात मैं कर रहा था कि इंशाल्लाह ताला नई हुकूमत आए, इतनी आईनी तरामीम होती है, इतने बिल पास किए जाते हैं। एक बिल ये भी पास कराएंगे कि जो दरख्त काटेगा उस पे जो है ना वो 302 का केस लगाया। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह का कुछ है ही नहीं कोई उनके मैनिफेस्टो में। सर वो अलग ही मंजन। लेकिन 2 चीजें होती हैं, एक तो आप कानून बनाए, कानून बन भी जाते तो इम्प्लीमेंटेशन कराए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कानून तो बने हुए अच्छे। मैं ये तो कह रहा हूँ मुराद अली सोनी साहब को, भाई ये पुलिस
कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह का सारा इनका सिलसिला है, तो ये जरा कुछ उस एरिया को तो ये कम से कम कोर्डन कर इंशाल्लाह सकते हैं एरियाज के अंदर इनकी या सिंध पुलिस को जरूर कुछ इस तरह का कि हमारा वो पार्टनर है। इलाका थाने में जो है वो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि कहीं कोई दरख्त काट रहा हो तो पुलिस कार्रवाई असल करे। इमरान भाई कुछ काम में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हाँ। हमें पता है हाँ, कि जब लोगों हम की चीजें हालात जब क्या है। लगाएंगे ये हमारा डोनेशन का पैसा है, हमारा मेंबर का डोनेशन का पैसा है, हम कैसे उसको जाया होने देंगे? उसको जाया होने तो नहीं देंगे ना कि भाई हम लगा लो तुम और कोई काट के चला जाए। इंशाल्लाह खैर करेगा, हम इंशाल्लाह यकीनन पुलिस का भी है, जो भी हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको भी इन्वॉल्व करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं तो उसकी हिफाजत। इसके तरीकेकार है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका तरीकेकार ये है कि जो हम कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स की मैंने बात की ना, उसमें हर 8 डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती है ना, 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 से 5 उस एरिया के बुजुर्ग हस्तियों को लेते हैं जो कि अपनी लाइफ गुजार चुके हैं और इनका इंटेंशन है कि अपनी कम्युनिटी में काम हो। फिर हम उस स्कूल, वहाँ की स्कूलें और कॉलेजेस को एंगेज करते हैं। बच्चों को हम चाह रहे हैं कि सीखें। जब बच्चे, बहुत अच्छा हम क्या चाह रहे हैं कि हम प्लाउ बैक इस तरह करें कि पूरी कम्युनिटी इसमें एंगेज हो। तो आप किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्कूल्स के जरिए या इलाके के बच्चों को आप बता रहे हैं? हर इलाके के अंदर हर स्कूल के साथ हम एंगेज करने चाह रहे हैं। हमने कमेटी बनाई हुई है जो कि हमारी खुद की स्कूल्स भी हैं, उन स्कूल्स की टीमों को हम उधर एक्टिवेट कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ एज अ वॉलंटियर सिंध स्काउट भी है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये सेंट्रल के हैं, ठीक है ना, तो ये कन्वेयर, तो इनके अंडर में एक बहुत बड़ी टीम होगी। अच्छा, उस टीम में से एक एलिमेंट ये भी होगा जो डिफरेंट स्कूलों को एंगेज कर रहा होगा। अब स्कूल के उस एरिया में 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उन बच्चों को भी हम इसमें एजुकेट करेंगे कि हम प्लांट लगा रहे हैं, आप लोग भी कमेटी बना के हमारे साथ ज्वाइन करें। आपके एरिया में आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उन दरख्तों को विजिट करें, फोटो करें, वीडियोस करें। दूसरा ये कि ये चीज इनको सिखानी है कि फ्यूचर में जब बड़े होंगे तो ये लोग यही काम करें। और इस एरिया में इनको हम ये मोटिवेट करेंगे, जो आपकी बात का जवाब है, कि उस एरिया में कहीं दरख्त कट रहा है ना, आप सब जमा होकर इसके खिलाफ बोलें। तो बोलना भी बहुत बड़ा काम है। अब 50 बच्चे एक साथ कोई चीज के ऊपर नाराज हो रहे हो, उनके ऊपर गुस्सा हो रहे हो, तो काटने वाला भाग जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा आएगा तो उसके पीछे इनके वालिदैन भी आएंगे। तो हम ये, आपकी पॉइंट बहुत वैलिड है कि कटने को कैसे रोकें। तो इसका यही है कि कम्युनिटी ओनरशिप ले। ओनरशिप हम बच्चों से लाएंगे। आज मेरा बच्चा कोई चीज मांगेगा तो मेरा होगा यार बच्चे को दे। अगर बच्चा मुझे बोलेगा कि पापा मैं रोज 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ और पढ़ रहा हूँ, और मुझे बोलेगा यार आप भी नमाज पढ़ो, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ यही होता है कि चलो नमाज के लिए, तो मैं सुस्ती भी नहीं कर सकता कि यार मेरा बेटा जा रहा है, मुझे शर्मिंदगी होती। तो इसी तरह हम बच्चों को ओनरशिप देना चाहिए। ओनरशिप दे, और बच्चों को एक चीज़ ये भी बताएं कि जैसे फूड फॉरेस्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने लाल बादाम, चीकू, इनके दरख्त लगाने। अगर आप देखें हमारा फ्रूट जो है वो कितना महंगा हो गया, प्याज 200 रुपये किलो से ऊपर है, टमाटर भी 168, 160, 150 रुपए के करीब लगभग इतना है। प्याज जो है वो 300 पार कर गई, 300 पार कर गया प्याज आज का। मुझे बताया पाकिस्तान इज बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री, और आज मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान को ये भी कहूंगा कि प्याज की एक्सपोर्ट में पाबंदी लगाई जाए। हमारी जो अच्छी प्याज होती है वो मुल्क से बाहर जा रही है। हमारे मुल्क में जो भी अच्छी चीज पैदा होती है वो हमारे लोगों का हक हमारा पहले है उसके ऊपर, और वो चीज एक्सपोर्ट हो रही है, चाहे वो आम हो, चाहे वो अच्छा कीनू हो, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और बाकायदा से जब फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के जो सरबराह हैं उनसे राब्ता होता है तब वही कहते हैं जी हमारे प्याज की बहुत ज्यादा डिमांड है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाएं। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ये हुआ कि इंडिया ने राइस की एक्सपोर्ट में पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के इश्यूज अगर आ गए, कहत साली अगर हो गई, तो हमें तो फिर बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो हमें तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने राइस की एक्सपोर्ट में पाबंदी लगा दी। तो हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स थे उनको मौका मिला। वो जो तमाम इंडिया की पार्टियां थी राइस, जिनको इंडिया राइस एक्सपोर्ट किया करता था, उन तमाम पार्टियों को पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी वाह करवा के दी, हमने इतना एक्सपोर्ट टारगेट पूरा कर दिया, हमने इतना एक्सपोर्ट कर दी, हम इतना मुल्क में ज़राए मवाद लेकर आ गए। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं है, ये उन खौफ खुदा नहीं है कि यहाँ पर चावल की कीमत क्या हो गई इस वक्त। आम आदमी जो है वो बासमती चावल, कर्नल, ये सेला चावल 450 रुपए से कम का जो अच्छा है वो चावल वो नहीं रहा है। मेरा ताल्लुक है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से। अच्छा, मैंने सबसे पहले जो था ना वो आवाज उठाई थी जब अपने शुगर एक्सपोर्ट हो रही थी। 150 रुपए की शुगर बिक रही थी और वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। बहुत अच्छा काम किया था, वजारत चली गई, ये बात पता है आपको, ट्रैक एंड ट्रेस का। जी हाँ जी। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में लोगों में शऊर बेदार हो
वो ओनरशिप लें, प्लांटेशन करें और पौधों की, दरख्तों की कटाई को रोकें। और हकामी हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इक़दामात ना किए जाएं, बल्कि जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं या इस तरह के माफिया जो दरख्त काट रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए। और एक मेरी गवर्नमेंट से आज गुजारिश ये भी है कि अवाम और इस मुल्क में जो आने वाले वक्तों में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उनसे निबर्दाज़मा होने के लिए उनको चाहिए कि हमारे मुल्क में जिन जिन चीज़ों की कीमत, जिन जिन अशिया खुदनोशी कीमतें आसमान से बातें करें, जिनमें प्याज है, टमाटर है और दीगर सब्जियां हैं, दीगर फल हैं जो कि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी करती हैं, वो फ्रूट और सब्जियां, तो उन चीज़ों पर हुकूमत पाबंदी लगाए एक्सपोर्ट की। वरना हमारा मुल्क जो है वो आने वाले वक्तों में, हमारी नस्लें जो हैं आने वाले वक्तों में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगी। और सूबे सिंध में अगर आप देखें तो 50% जो हमारी इस वक्त आबादी सूबे सिंध की, वो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार है। वो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार इसी वजह से कि उनको खुराक नहीं मिल रही है। और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी हमारे मुल्क पर, हमारे सूबे के ऊपर है कि जब ये लोग बीमार होते हैं तो ये बीमार होकर कहाँ जाती है? अस्पतालों में जाती है। कि जब इन्हें अच्छी खुराक नहीं मिलती है तो ये डेफिनेटली बीमार होते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में, किसी अच्छे इशू पर हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। HKM, हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।